राजाराम सर, एक चीज क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से कम कि इंडिया गठबंधन में जो चुनाव अभी इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा अगर देखा जाए तो पीडीए के सामने मतलब पीडीए बनाम सवर्ण ये चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में क्या जो पीडीए और सामाजिक न्याय की बातचीत है वो कितनी अहम है इंडिया गठबंधन के लिहाज से, और भाजपा जो मायावती को साध रही है जिस प्रयास में वो लगी हुई है, तो मायावती के सहारे क्या भाजपा उस वोट बैंक को जो है जो इनके पास पहले गया था जैसा ये दावा करते हैं उसको बचा करके रख पाएगी? क्या मायावती पर अब इस वर्ग के लोगों का इतना भरोसा रह गया है कि वो मायावती के इशारे पर चले और मायावती जिधर इशारा कर दें, क्योंकि मायावती खुल के साथ एनडीए का हिस्सा नहीं बन रही है, तो मायावती जिधर इशारा कर दें उधर ये वोट शिफ्ट हो पाएगा? धन्यवाद रामप्रकाश जी। देखिए, मायावती का जो वोट बैंक है, अगर हम 2007 से देखें तो एक समय कहा जाता था 34% वोट उत्तर प्रदेश में उनका शेयर था। फिर 2012 में लगभग 25% हुआ, 2017 में और 22-23, और 2022 में वो 13% के आसपास जाके सिकुड़ गया, 34 से 13%। तो पहली बात तो उनका जो जनाधार घटते गया है, और जब से वो इनकम टैक्स का जो यमुना एक्सप्रेस गलियारे के मामले को लेके वो जो आज ईडी और आईटी की आज आप देख रहे हैं, वो मेरा मानना है सबसे पहले जो सबसे मजबूत शिकंजा अगर किसी विपक्ष के नेता पे कसा गया था तो मायावती थी। और जिस तरीके से उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाया गया था, उसके बाद से फिर मायावती के वो तेवर जो थे वो फिर अब देखने को मिले नहीं। तो यह बात सही है कि मायावती ने अभी अपने जन्मदिन पे जनवरी में उन्होंने कहा कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, मिलकर लड़ने से हमें हमेशा नुकसान होता है, और हम अकेले लड़ेंगे और दुगनी ताकत से लड़ेंगे, पार्टी कैडर को दुगने तरीके से दुगने जोश और मेहनत से काम करना पड़ेगा। अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने घोषित कर दिया। तो अपने जलाधार को बचाए रखने की उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन अगर भाजपा के दृष्टिकोण से देखें तो मायावती का तटस्थ रहना या अकेले चुनाव लड़ना भाजपा के हित में जाता है, क्योंकि ये वही वोटर वर्ग है जो अंततः सपा अथवा कांग्रेस को भी वोट करता रहा है अलग अलग समय पे। तो उस लिहाज से मायावती की जो रणनीति है भाजपा के साथ मिली, अंदर खाने मिली हुई है या नहीं, ये तो मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा के हित में है। अभी तक वो जो भी कर रही है वो भाजपा के पक्ष में ही अगले चुनाव में उसके परिणाम दिखेंगे। और रहा सवाल कि कितनी सीट जीतेंगे, क्या स्थिति आएगी, वो अलग मुद्दा है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि जो सतपाल मलिक जी के बारे में कहा हमारे साथी ने, उन्हें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा कि सतपाल मलिक का जो वोट का जनाधार है, हालांकि वो काफी समय राज्यपाल थे और देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा एक एक बार ही पहुंचे हैं, बाकी तो 2 बार राज्यसभा वो मनोनीत होकर पहुंचे हैं। लेकिन उनका मुख्य जो है लोक दल या जनता दल या समाजवादी पार्टी, तीनों में उनका जो वोट का आधार रहा है वो जाट वोटों का रहा है पहला। लेकिन हाल के दिनों में किसान आंदोलन ने जिस तरह से जात पात से ऊपर उठ के हिंदू मुसलमान एकता की भी मिसाल पेश की, तो किसानों में केवल जाट से इतर, जाट से अलग हटके किसानों का एक वोट बैंक जो है वो सतपाल मलिक के साथ जुड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो और समाजवादी पार्टी से चूंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो मुझे कोई विशेष दुविधा दिखती नहीं उनके लिए इस चुनाव में। तीसरा, वो लगातार जब अस्पताल के बिस्तर से भी लगातार वो उन्होंने अपने जुझारू तेवर दिखाए, तो उनका जो मास एक्सेप्शन है पब्लिक में वो बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। तो मेरा मानना है कि इससे इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी, दोनों को फायदा मिलेगा अगर उनको जोड़ा जाता है तो। जी राजाराम सर, चैन चौधरी इधर लटके हुए हैं, उधर सत्यपाल मलिक साहब जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए साफ साफ दिख रहे हैं, और चुनाव की बात भी जैसा जिक्र हुआ अभी। उधर दूसरी तरफ जब हम दलित वोटर्स की बात करें तो वो ऑलरेडी मायावती से बहुत दूर जा चुका है। 2022 के बाद से ही जब मायावती को लेकर के कई सारे सवाल अखिलेश ने किए थे, उसके बाद से वो लगातार दलित वोटर्स पे काम कर रहे हैं, बार बार पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का नारा देते हैं।
इन सारी चीजों के बाद भी आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नारे हैं, जो दावे हैं, वो 400 पार के वो कैसे हो जाते हैं? आखिर वो ये दावा कोई सिर पैर है इसमें या सिर्फ केवल हवा हवाई है? देखिए, हो सकता है आप लोग मुझसे सहमत न हो, लेकिन जब ये दावा करते हैं मोदी, मैं पिछले छत्तीसगढ़ के चुनाव की घटना का जिक्र करूंगा। चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बस्तर आए थे। उन्होंने भाषण में कहा, मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों से वोट मांगने तो आया ही नहीं, मैं आप लोगों को आमंत्रित करने आया हूं कि जब मत पेटियां खुलेंगी तो भाजपा की सरकार बनेगी, उसमें आप सब शामिल होइएगा। तो जब ये दावा प्रधानमंत्री करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं कि भाई 2047 तक हम आएंगे, और जब उनका हर कार्यकर्ता कहता है आपके हर तर्क के जवाब में, चाहे आप रोटी मांगो, चाहे रोजगार मांगो, चाहे अभी कल गैस 25 रुपया का रेट बढ़ गया, कहीं कोई चर्चा नहीं है। पहले 10 रुपया गैस बढ़ जाता था तो लोग गैस को गले में लटका के रोड पे बैठ के रास्ता जाम कर देते थे लोग। लेकिन अब जनता जब कुछ भी पूछती है तो लोग कहते हैं आएगा तो मोदी ही। आप भी कह रहे हैं 400 पार की बात कर रहे हैं, तो ऐसा आत्मविश्वास लोकतंत्र में, जबकि धनंजय जी ने पूरे मतलब पोस्टमार्टम करके बता दिया कि भाई 400 कहां से लाएंगे आप। उनका तो वाजिब सवाल है कि भाई वोट प्रतिशत देख लीजिए, इंडिया के साथ खड़ी पार्टियों को देख लीजिए, आप अपना जनाधार देख लीजिए। तो एक ही चीज हो सकती है, ईवीएम। मेरा मानना है, आप लोग सहमत हो ना हो अलग बात है, मेरा जरूर कहना है कि ईवीएम जो है, ईवीएम एक रास्ता हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि भाई गुब्बारे को अगर आप फुलाएंगे तो धीरे धीरे उसके आकार के ठोस होने का लोगों को यकीन दिला सकते हैं और उसका भी फायदा शायद हो जाए। लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ किसानों के साथ, अभी आपने कहा कि किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। संदीप मील जी ने भी कहा, हालांकि अभी तक किसान वोट बैंक नाम की चीज चुनाव में दिखी नहीं है। वोटों का पोलराइजेशन ईवीएम बूथ तक आते आते बदल जाता है, वो परिवर्तित हो जाता रहा है। अगर ईवीएम सही हो तो मेरा मानना है इस चुनाव में किसान जो है सबसे बड़ा मुद्दा होगा। किसान वोट चूंकि ऑलरेडी करीब 67% वोट है, और जहां 38 से 40% वोट के बीच में सरकार बनती है, वहां पे किसान वोट जो है मतलब निर्णायक वोट है। और वो इस समय भाजपा से कितने नाराज हैं कहने की जरूरत नहीं है। 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए, और अभी जो शुभकरण, जिसका गुनाह क्या था, अपने फसल की कीमत ही तो मांग रहा था, वो 24 साल का लड़का जिसे आप गोली मार देते हैं, तो उसकी शुभकरण के को गोली लगती है, खत्म होता है लड़का, तो हर किसान की आत्मा रोती है उससे। एक नौजवान बच्चे का चेहरा देख के हर संवेदनशील आत्मा रोती है। और किसानों के यहाँ तो कितनों ने तो उस दिन खाना नहीं खाया, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस चुनाव में यदि चुनाव फेयर हुए, हालांकि उसका मुझे बड़ी शंकाएं हैं, ईवीएम को लेकर शंकाएं हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर शंकाएं हैं। जिस तरह से 17,000 20,000 शिकायतें होती हैं प्रदेश में, और फिर भी उसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इलेक्शन कमीशन संज्ञान ही नहीं लेता। वो उसके प्रवक्ता कभी भी प्रकट होते हैं तो केवल सत्ता को क्लीन चिट देने के लिए, जब जब उनके प्रवक्ता प्रकट होते हैं। ऐसे हालात में फेयर चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ना, जब चुनाव का आकलन आप कर रहे हैं तो तथ्यों से आप कैसे भाग सकते हैं कि भाई विपक्षी पार्टियों को आप चंदा ही नहीं देने देंगे, जो चंदा देगा उसके घर में इनकम टैक्स और ईडी भेज देंगे। और चुनाव में आप खुद कहते हैं कि 95 लाख रुपया तो लिमिट है खर्चा करने की, यानी 1 करोड़ तो ऐसी एक नंबर में खर्चा होना है, तो कहां से लाएंगे पैसा पार्टियां, विपक्ष कैसे चुनाव मैनेज करेंगी नेशनल लेवल की। ऐसे हालात में जब आप विपक्ष को लड़ने ही नहीं दोगे, विपक्ष को तोड़ोगे, तो मेरे ख्याल से ये आधी लड़ाई तो पहले ही आप बिगाड़, मतलब लोकतंत्र में के सारे जो स्टैंडर्ड मापदंड थे वो तो पूरे आप किनारे रख दिए हो। इसके बाद अगर फेयर इलेक्शन
की बात करते हैं तो बेमानी है। फेयर इलेक्शन अगर होगा तो मेरा मानना है 400 की बात छोड़िए, ये लोग 270 370 कहते थे, 270 पहुंचना कठिन हो जाएगा इनको, मेरा मानना है।